Hello everyone. Today we are going to discuss the topic of investment multiplier and its working. मल्टीप्लायर का जो कंसेप्ट है ये मैथमेटिक्स से लिया गया है। जैसे मैथमेटिक्स में हम सब जानते हैं मल्टीप्लाई के बारे में, एक नंबर को जब दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो सेकंड नंबर मल्टीप्लायर कहलाता है। इकोनॉमिक्स में इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का जो कंसेप्ट है ये प्रोफेसर केन्स ने दिया था। प्रोफेसर केन्स के इस कंसेप्ट से पहले प्रोफेसर आर.एफ. खान ने एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसे एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर का नाम दिया गया। ये कॉन्सेप्ट 1931 में आया था उनके आर्टिकल द रिलेशन ऑफ होम इन्वेस्टमेंट टू अनएम्प्लॉयमेंट में। देन उसके बाद प्रोफेसर केन्स ने इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का टॉपिक दिया जो कि 1936 में उनकी बुक में आया द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। ये प्रोफेसर केन्स की सबसे फेमस बुक है जिसमें उन्होंने इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के कॉन्सेप्ट में प्रोफेसर केन्स ने इन्वेस्टमेंट और इनकम के रिलेशनशिप को एक्सप्रेस किया है। जैसे कि हम सब जानते हैं एक कंट्री में इन्वेस्टमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक कंट्री में एम्प्लॉयमेंट इनकम सब इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड करता है। तो इन्वेस्टमेंट और इनकम के इसी रिलेशनशिप को बताने के लिए ये कॉन्सेप्ट आया था। उन्होंने बताया कि जब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ होती है तो इनकम भी इंक्रीज़ होती है, लेकिन इनकम में होने वाली इंक्रीज़ इन्वेस्टमेंट में होने वाली इंक्रीज़ से कई गुना ज़्यादा होती है, यानी कि कई मल्टीपल टाइम्स होती है। सपोज़ अगर हम एक एग्ज़ाम्पल लें कि इन्वेस्टमेंट में 100 करोड़ का इंक्रीज़ हुआ है तो इनकम में सिर्फ 100 करोड़ नहीं बल्कि 400 करोड़ या 500 करोड़ भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि इनकम की इंक्रीज़ जो है वो इन्वेस्टमेंट की इंक्रीज़ से कई गुना ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर ये इंक्रीज़ 4 टाइम्स है तो मल्टीप्लायर की वैल्यू जो है वो यहाँ पर 4 होगी। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट की इंक्रीज़ से इनकम जितने मल्टीपल टाइम्स बढ़ती है उस वैल्यू को हम मल्टीप्लायर कहते हैं। मल्टीप्लायर को हम ऐसे भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, इट इज़ अ रेशो ऑफ चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। जिस रीज़न की वजह से जिसकी वजह से चेंज आया है उसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे और जो इफ़ेक्ट है जिसमें चेंज आया है इसकी वजह से जिसमें चेंज आया यानी कि इनकम में चेंज आया तो उसे हम न्यूमरेटर में लिखेंगे। तो मल्टीप्लायर का डेफिनेशन ये बनेगा, इट इज़ अ रेशो ऑफ चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। मल्टीप्लायर को हम नॉर्मली के से डिनोट करते हैं। मल्टीप्लायर और एमपीसी का जो रिलेशनशिप है वो हम यहाँ पर अब पढ़ेंगे कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मल्टीप्लायर आपस में पॉजिटिवली रिलेटेड होते हैं। यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जितनी हाई होगी मल्टीप्लायर की वैल्यू भी उतनी हाई होगी और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की वैल्यू जितनी लो होगी मल्टीप्लायर की वैल्यू भी उतनी लो होगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से जब एक व्यक्ति खर्च करता है तो दूसरे की इनकम क्रिएट होती है, यानी कि एक का किया हुआ एक्सपेंडिचर दूसरे के लिए इनकम जनरेट करता है। तो जितना ज़्यादा कंजम्पशन होगा उतनी ज़्यादा फर्दर इनकम जनरेट होगी। इस प्रोसेस को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि इनिशियली इन्वेस्टमेंट बढ़ा, इसकी वजह से इनकम इंक्रीज़ होगी। अब इनकम को हम कंजम्पशन में डाल सकते हैं और सेविंग में डाल सकते हैं। ये जो इनकम चेंज हुई है ये 2 पार्ट्स में बढ़ जाएगी, कंजम्पशन में और सेविंग में। इस बढ़ी हुई इनकम का कितना पोर्शन हम कंज्यूम करेंगे ये डिपेंड करता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पर। तो जितनी ज़्यादा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होगी उतना ज़्यादा कंजम्पशन होगा और जितना ज़्यादा कंजम्पशन होगा फर्दर इनकम उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम होगी इट मीन्स हम कंजम्पशन कम कर रहे हैं और सेविंग ज़्यादा हो रही है। तो अगर हम कंजम्पशन कम करेंगे तो फर्दर इनकम जनरेशन जो है वो कम होगा। तो इसलिए जितनी ज़्यादा इनकम जनरेट होगी मतलब मल्टीप्लायर की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इसलिए मल्टीप्लायर और एमपीसी आपस में पॉजिटिवली रिलेटेड है।
इन दोनों के पॉजिटिव रिलेशन को हम एक फॉर्मूला में भी दिखा सकते हैं। जैसे कि अभी हमने पढ़ा, मल्टीप्लायर को हम ऐसे लिखते हैं, चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। सो वी ऑल नो दैट एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड इक्विलिब्रियम के लिए ये ज़रूरी है। एग्रीगेट सप्लाई को हम इनकम से लिखते हैं और एग्रीगेट डिमांड के दो कंपोनेंट्स है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। अगर मैं दोनों तरफ चेंज अप्लाई कर दूं तो ये इक्वेशन कुछ ऐसी होगी, चेंज इन इनकम इज इक्वल टू चेंज इन कंजम्पशन प्लस चेंज इन इन्वेस्टमेंट। अब मैं इस चेंज इन इनकम से अगर मैं डेल्टा सी को यहाँ ले आती हूँ तो यहाँ पर हमारे पास डेल्टा आई यानी कि चेंज इन इन्वेस्टमेंट की ये वैल्यू आ जाएगी। अब हम चेंज इन इन्वेस्टमेंट की इस वैल्यू को इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो चेंज इन इन्वेस्टमेंट के जगह हम ये लिख सकते हैं। अब हमारे पास मल्टीप्लायर कुछ इस फॉर्म में आ गया। अब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डेल्टा वाई यानी कि चेंज इन वाई से डिवाइड कर देते हैं। तो मैंने न्यूमरेटर को भी डेल्टा वाई से डिवाइड कर दिया और डिनोमिनेटर को भी। तो डिनोमिनेटर में दो वेरिएबल्स हैं तो दोनों को अलग अलग हम डेल्टा वाई से डिवाइड करेंगे। तो ये कैंसिल होने के बाद ये 1 बचेगा, यहाँ 1, और डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई यानी कि चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम, ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है। तो अब हमारे पास मल्टीप्लायर का फॉर्मूला हो गया 1/1 माइनस MPC। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 माइनस MPC मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमारे पास मल्टीप्लायर का एक ये फॉर्मूला आ जाएगा और एक ये फॉर्मूला आ जाएगा, यानी कि मल्टीप्लायर MPC के साथ पॉजिटिवली रिलेटेड है। मीन्स जितनी हमारी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हाई होगी, मल्टीप्लायर की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की वैल्यू जितनी लो होगी, मल्टीप्लायर की वैल्यू भी उतनी ही लो होगी। और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव के साथ ये ऑपोजिट रिलेटेड होता है, नेगेटिव रिलेटेड। प्रोपेंसिटी टू सेव ज़्यादा होगी, यानी कि अगर हम ज़्यादा सेविंग करते हैं तो फर्दर इनकम कम जनरेट होगी। तो अगर इनकम जनरेशन कम होगा तो इट मीन्स मल्टीप्लायर की वैल्यू लो रहने वाली है। और अगर हमारी प्रोपेंसिटी टू सेव कम है तो इट मीन्स हम सेविंग कम कर रहे हैं, खर्च ज़्यादा कर रहे हैं, तो फर्दर इनकम ज़्यादा जनरेट होने वाली है, तो मल्टीप्लायर की वैल्यू भी हमारी ज़्यादा होगी। तो अब के और MPC के रिलेशनशिप को हमने फॉर्मूला से दिखा दिया है। इसमें हम कुछ वैल्यूज़ ले लेते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की, उससे भी ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये दोनों आपस में पॉजिटिव रिलेटेड हैं। तो चलिए हम कुछ वैल्यूज़ ले लेते हैं। जैसे कि ये फॉर्मूला है हमारे पास, K इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। सपोज़ MPC की वैल्यू मैं 0 लेती हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लायर की वैल्यू 1 आ जाएगी। नेक्स्ट केस में अगर मैं MPC की वैल्यू 0.5 या हाफ भी हम इसे कह सकते हैं, तो ये सॉल्व होके हमारे पास 1/0.5 को सॉल्व करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। नेक्स्ट केस में मैं MPC की वैल्यू को अगर 1 ले लेती हूँ तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि MPC की वैल्यूज़, तो मैंने जब MPC 0 लिया तो मल्टीप्लायर की वैल्यू 1 थी। जब मैंने MPC 0.5 लिया तो मल्टीप्लायर की वैल्यू 2 थी। और जब मैंने MPC की वैल्यू को 1 लिया तो मल्टीप्लायर की वैल्यू इन्फिनिटी आई। तो जैसे जैसे ये वैल्यूज़ बढ़ती जा रही हैं वैसे वैसे मल्टीप्लायर की वैल्यू भी हाई होती जा रही है। तो इससे क्लियर होता है कि इन दोनों का पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अब हम बात करेंगे वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर की। मल्टीप्लायर की वर्किंग को दो कंसेप्ट्स में बांटा जा सकता है। एक है इसमें स्टैटिक एनालिसिस या स्टैटिक कॉन्सेप्ट भी हम इसको कहते हैं, और एक है इसमें डायनामिक एनालिसिस।
तो पहले हम पढ़ते हैं स्टैटिक एनालिसिस ऑफ मल्टीप्लायर के बारे में। स्टैटिक एनालिसिस ऑफ मल्टीप्लायर में ये बताया गया है कि इन्वेस्टमेंट में जितना चेंज आता है इनकम में उससे कई गुना ज़्यादा चेंज आता है। इसे स्टैटिक एनालिसिस इसलिए बोला गया है क्योंकि इसमें हमें सिर्फ ये पता चल रहा है कि इन्वेस्टमेंट में होने वाले चेंज से फाइनली इनकम में कितने टाइम्स चेंज आ रहा है। मतलब इसमें सिर्फ हमें कंक्लूजन पता लगेगा कि इन्वेस्टमेंट में इतना इंक्रीज़ हुआ तो फाइनली इनकम में इतने मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज़ होके इनकम इतनी हो गई। ठीक है, मतलब अगर हम ये लेते हैं कि इनकम में इंक्रीज़ 100 करोड़ की हुई है तो इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज़ अगर 100 करोड़ की हुई है तो इनकम में इंक्रीज़ 400 करोड़ की हो गई है। यानी कि इसमें हमें सिर्फ ये कंक्लूजन मिल रहा है कि इन्वेस्टमेंट में होने वाली इंक्रीज़ से इनकम 4 टाइम्स इंक्रीज़ हो गई है। लेकिन ये कैसे हुई, इसमें क्या प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या क्या चेंजेस आए होंगे और इसमें कितना टाइम लगा होगा, उसके बारे में इसमें कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया गया। तो इसीलिए प्रोफेसर केन्स के मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट को स्टैटिक कॉन्सेप्ट बोला गया है, क्योंकि कुछ मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने ऐसा बोला कि प्रोफेसर केन्स ने जस्ट ये बताया है कि इन्वेस्टमेंट में होने वाले इनिशियल इंक्रीज से इनकम में फाइनली कितना चेंज आएगा, उन्होंने सिर्फ ये बताया है। वो चेंज कैसे आएगा और कितने टाइम में आएगा उन्होंने इसके बारे में कुछ एक्सप्लेन नहीं किया, इसलिए इसको स्टैटिक कॉन्सेप्ट जो है वो कहा गया है। अब आगे हम बात करते हैं स्टैटिक कॉन्सेप्ट में मल्टीप्लायर की वर्किंग को 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है फॉरवर्ड एक्शन या फॉरवर्ड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर और एक है बैकवर्ड एक्शन या बैकवर्ड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। फॉरवर्ड एक्शन का मतलब है कि मल्टीप्लायर आगे की तरफ भी काम करता है और बैकवर्ड का मतलब है कि मल्टीप्लायर रिवर्स डायरेक्शन में यानी कि उल्टी डायरेक्शन में भी काम करता है। फॉरवर्ड एक्शन में हम ये लिख सकते हैं कि जब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ होगी तो इनकम में कई गुना इंक्रीज़ हो सकती है। और बैकवर्ड एक्शन में मल्टीप्लायर उल्टा वर्क भी करता है, यानी कि अगर इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है तो इनकम कई गुना कम भी हो सकती है। यानी कि ऐसा नहीं है कि मल्टीप्लायर सिर्फ इनकम को बढ़ाने का ही काम करेगा, ये इनकम को कम भी कर सकता है। अगर इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है तो मल्टीप्लायर रिवर्स एक्शन में काम करता है और इनकम को काफ़ी ज़्यादा डाउन भी ला सकता है। तो इसको अब हम एक डायग्राम में देखेंगे। ये हमारा वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, यहाँ पर हम इनकम को ले रहे हैं और यहाँ पर हम एग्रीगेट डिमांड या कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट भी आप लिख सकते हैं, और या फिर एग्रीगेट डिमांड भी लिखा जा सकता है बिकॉज एग्रीगेट डिमांड कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट का कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ पर मैं इनकम का कर्व बना रही हूँ, यानी कि एग्रीगेट सप्लाई का कर्व जो कि 45 डिग्री पर जाएगा। अब हम एग्रीगेट डिमांड का कर्व बनाएंगे। एग्रीगेट डिमांड का कर्व ओरिजिन से ऊपर जाएगा, ऐसा इसलिए क्योंकि एग्रीगेट डिमांड इज़ इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, और हमारे पास कुछ ऑटोनमस कंजम्पशन भी होता है, यानी कि ज़ीरो इनकम पर भी हम लोग कुछ ना कुछ खर्च करते हैं, तो उसे हम ऑटोनमस कंजम्पशन कहते हैं। इसलिए एग्रीगेट डिमांड का कर्व ओरिजिन से ऊपर से शुरू होगा और ये इंक्रीज़ होते हुए भी हम दिखाएंगे, क्योंकि इनकम के बढ़ने के साथ साथ कंजम्पशन बढ़ता भी है। तो इनिशियल इक्विलिब्रियम हमारा यहाँ है, क्योंकि यहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड दोनों इक्वल हैं, तो इससे हमारा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम जो है वो ये आ रहा है। उसके बाद अब हम लेते हैं कि अगर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हो जाता है, अगर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हो जाता है तो एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी। एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज़ होने का मतलब है कि इसका कर्व अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हमारा नया एग्रीगेट डिमांड कर्व होगा। नया एग्रीगेट डिमांड कर्व एग्रीगेट सप्लाई को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है E1 पॉइंट पर, तो इट मीन्स हमारी इनकम कहीं ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि एग्रीगेट डिमांड यहाँ से बढ़कर यहाँ आई, यानी कि इन्वेस्टमेंट में चेंज इतना आया, जबकि इस वजह से इनकम में चेंज इतना आया है। इन्वेस्टमेंट इतना गैप इंक्रीज़ हुआ है और इनकम इतना,
और इनकम में होने वाला इंक्रीज़ इससे कहीं ज़्यादा है, वो हम देख सकते हैं। इसका एरो कितना बड़ा है और इसका एरो छोटा है। इसी तरह से अगर इन्वेस्टमेंट डिक्रीज़ हो जाए तो एग्रीगेट डिमांड कर्व नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, नीचे की तरफ ऐसे पैरेलल लेकर आएंगे हम इसको। ये हमारा नया एग्रीगेट डिमांड कर्व हो जाएगा और ये नया एग्रीगेट डिमांड कर्व इनकम को इस पॉइंट पर यानी कि E2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हमारा नया इनकम लेवल ये आ जाएगा। यहाँ पर इनकम पहले से डाउन आ गई है, तो हम देख सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट में जो फॉल है वो इतना आया है, जबकि उसकी वजह से इनकम में होने वाला फॉल इतना ज़्यादा है। तो ये जो एक्शन है इनकम इंक्रीज़ होने वाला एक्शन, इसे हम फॉरवर्ड एक्शन कहेंगे। दिस इज़ अ फॉरवर्ड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। और ये जब इनकम बैक हो रही है यानी कि डिक्रीज़ हो रही है, इट इज़ बैकवर्ड एक्शन। इसे हम बैकवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर कहेंगे। तो इससे हम देख सकते हैं कि मल्टीप्लायर आगे की डायरेक्शन में भी काम करता है और पीछे की डायरेक्शन में भी काम करता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इसके डायनेमिक कॉन्सेप्ट की। डायनेमिक एनालिसिस ऑफ मल्टीप्लायर। जैसे कि हमने पढ़ा कि स्टैटिक कॉन्सेप्ट जो है, प्रोफेसर केन्स के मल्टीप्लायर के कॉन्सेप्ट को कुछ इकोनॉमिस्ट ने स्टैटिक इसलिए बोला क्योंकि उन्होंने कहा कि प्रोफेसर केन्स ने जस्ट ये बताया है कि इन्वेस्टमेंट में होने वाले चेंज से इनकम में कितने मल्टीपल टाइम्स चेंज हो रहा है, लेकिन वो चेंज कैसे होगा, कितने टाइम लैग में होगा, उसमें कितना टाइम लैग है, उसके बारे में उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। तो कुछ मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने उस मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट में उन चीज़ों को ऐड किया। उन्होंने बताया कि इकॉनमी में कौन कौन से शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म चेंजेस आएंगे जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट से जब इनकम बढ़ेगी कई गुना तो वो क्यों बढ़ती है। उन चीज़ों के बारे में प्रोफेसर हैंसन ने जो है वो बताया था, जो कि मॉडर्न इकोनॉमिस्ट कहे जाते हैं, और उन्होंने उसे डायनेमिक एनालिसिस ऑफ मल्टीप्लायर का नाम दिया। और फिर उन्होंने उस डायनेमिक एनालिसिस में मल्टीप्लायर को ट्रू मल्टीप्लायर जो है वो बोला है। उन्होंने बताया कि जब इनिशियली इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ होता है तो उसकी वजह से इनकम में चेंज आया, जब इनकम चेंज होती है तो उसकी वजह से फिर कंजम्पशन बढ़ता है और उस कंजम्पशन के बढ़ने से इनकम फिर बढ़ती है, फिर इनकम बढ़ी, कंजम्पशन और इंक्रीज़ होगा, उससे फिर इनकम और बढ़ेगी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि प्रोसेस इस तरह से होता है। इकॉनमी में कई तरह के चेंजेस आते हैं और इसमें कई गुना इनकम को कई गुना बढ़ने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो उस टाइम लैग को और उन चेंजेस को, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म चेंजेस को प्रोफेसर हैंसन ने एक्सप्लेन करते हुए इसकी डायनेमिक वर्किंग के बारे में बताया था। इसको हम एक टेबल से और डायग्राम से कर सकते हैं। इसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे। इसमें यहाँ पर हम एक पीरियड या राउंड्स लिख सकते हैं, टाइम पीरियड या राउंड्स हम इसको लिख सकते हैं। सबसे पहले आएगा इनिशियल चेंज इन इन्वेस्टमेंट, इनिशियल चेंज इन या इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। देन हम लिखेंगे इन्वेस्टमेंट में चेंज आने से इनकम में चेंज आएगा, चेंज इन इनकम। इनकम में चेंज आने से हमारे पास कंजम्पशन में चेंज आएगा, चेंज इन कंजम्पशन। और इनकम में जो होने वाला चेंज है वो कंजम्पशन और सेविंग दो हिस्सों में बटेगा, तो इसलिए हम यहाँ पर सेविंग को भी शो करेंगे, चेंज इन सेविंग। यहाँ पर हम MPC जो है वो 1/2 या 0.5 भी हम इसको कह सकते हैं, इसे अज्यूम कर लेते हैं 1/2। सपोज़ फर्स्ट पीरियड या फर्स्ट राउंड या 0 राउंड से स्टार्ट कर लेते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट में 100 की इंक्रीज़ हुई, इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ बढ़ा, तो इट मीन्स इनकम भी 100 करोड़ इंक्रीज़ होगी। अब इनकम में 100 करोड़ का चेंज आया, हमारी MPC यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हाफ है। इसका मतलब इनकम में जितना चेंज आएगा उसका हाफ हम कंज्यूम कर देंगे। तो 100 का हाफ कंजम्पशन में यानी कि 50 हमारा कंजम्पशन में चला जाएगा। तो इनकम में इंक्रीज़ 100 का आया जिसमें से 50 हमने कंज्यूम कर लिया और 50 हमारा सेविंग में चला गया। अब इस
इनकम का हाफ हमने कंज्यूम किया। ये जो हमने कंजम्पशन किया इससे किसी की इनकम बढ़ी। जब एक इंडिविजुअल कंज्यूम करेगा तो उससे किसी की इनकम इंक्रीज होगी। तो ये जो 50 रुपीज़ कंज्यूम हुए हैं इससे फिर इनकम में चेंज आया। इसमें हम 50 लिख सकते हैं। इनकम में 50 का चेंज आया। अब ये जो 50 इनकम इंक्रीज़ हुई है उसका हाफ हम कंज्यूम कर लेंगे। तो 50 का हाफ 25 कंज्यूम हो गया, तो बाकी 25 बच गया सेविंग में। अब ये हमने जो कंज्यूम किया ये फिर से किसी की इनकम बनी। अब इस इनकम का फिर से हाफ कंज्यूम हो जाएगा, 25 का हाफ 12.5 हो जाएगा। तो हाफ कंज्यूम हो गया, हाफ हमारा सेव हो गया। सिमिलरली ये जो हमने कंज्यूम किया ये फिर से किसी की इनकम बनेगा, और ये जो इनकम इंक्रीज़ हुई है इसमें से फिर हाफ कंज्यूम हो जाएगा, हाफ बच जाएगा। ये करते करते तब तक जो है वो बढ़ता चला जाएगा जब तक कि इनकम में होने वाला जो चेंज है वो मल्टीपल टाइम्स नहीं हो जाता। अब इनकम में होने वाला चेंज मल्टीपल टाइम्स कितना आएगा, जैसे कि मैंने बताया कि MPC यहाँ पर हमने हाफ ली है, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं मल्टीप्लायर की वैल्यू। हाफ को हम 0.5 भी लिख सकते हैं, इसको सॉल्व करके 2 आएगा। इट मीन्स हमारा इन्वेस्टमेंट में जितना चेंज आया है इनकम में होने वाला जो चेंज है वो उससे 2 टाइम्स होगा। तो इनकम का चेंज 200 होने वाला है। यानी कि ये प्रोसेस तब तक चलते चले जाएगा जब तक कि इनकम में होने वाला टोटल चेंज 200 करोड़ नहीं पहुंच जाता। और 200 करोड़ में से क्योंकि MPC हमारी हाफ है तो हमारा आधा तो कंज्यूम हो जाएगा और आधा हमारा सेव हो जाएगा। तो हम ये देख सकते हैं कि 100 करोड़ इन्वेस्टमेंट से इनकम 200 करोड़ पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है। इसमें हम ये टाइम पीरियड्स लिख सकते हैं, ये फर्स्ट पीरियड में हुआ, ये सेकंड में, ये थर्ड में, ऐसे करते करते इसमें काफ़ी टाइम पीरियड लगेगा। तो प्रोफेसर केन्स ने इस टाइम पीरियड और इस चेंजेस के बारे में नहीं बताया, जबकि जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने इसके अंदर इस चीज़ को इन्वॉल्व किया और बताया कि इनकम को मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज़ होने में काफ़ी टाइम पीरियड लग जाता है और उसमें कई तरह के चेंजेस आते हैं उस दौरान, और उन चेंजेस की वजह से इनकम मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज़ होती है। ठीक है, इसको हम एक डायग्राम से भी दिखा सकते हैं, डायनामिक एनालिसिस को। इसके लिए हम एक डायग्राम बनाएंगे, जैसे हमने पहले डायग्राम किया ऑलमोस्ट वैसा ही है। Y एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये हमारी इनकम है और यहाँ पर हम लिखेंगे एग्रीगेट डिमांड। 45 डिग्री पर हम इनकम का कर्व बना लेंगे। देन हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा इनिशियल एग्रीगेट डिमांड कर्व है, इसको मैंने AD1 लिख लिया है, यहाँ पर मैं A लिख लेती हूँ। इनिशियली हमारा इक्विलिब्रियम ये है E पॉइंट पर, और ये हमारा इनिशियल इनकम लेवल है। अगर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हो जाती है तो एग्रीगेट डिमांड कर्व ऊपर चला जाएगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। पैरेलल शिफ्ट दिखाना है हमने इसका। तो ये नया हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व आ जाएगा। तो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा ये होगा और नया इनकम लेवल यहाँ पर Y1 आ जाएगा। यानी कि इक्विलिब्रियम यहाँ से बढ़कर यहाँ पहुँच जाएगा और इनकम लेवल Y से इंक्रीज़ होकर Y1 तक पहुँच जाएगा। लेकिन ये जो इनकम में इंक्रीज़ है ये स्टेप बाय स्टेप आएगी। इसमें हम स्टेप्स को हम ऐसे शो कर सकते हैं, जैसे कि ये हमारा इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज़ हुआ, मैं इसको A1 लिख लेती हूँ। एग्रीगेट डिमांड कर्व यहाँ से ऊपर जाकर AD2 इसलिए बना है क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट में हमारा चेंज आया। जितना इन्वेस्टमेंट में चेंज आया उतना हमारा इनकम में भी चेंज आया। इसको हम इनकम का चेंज दिखा देंगे। फिर जब इनकम में चेंज आया उससे हमारा कंजम्पशन में चेंज आया, फिर हमारा इनकम में चेंज आया। ये करते करते ये स्टेप्स बनेंगे, इसको हमने ऐसे स्टेप्स में दिखाना है। ये स्टेप बाय स्टेप इनकम जो है वो हमारी बढ़ती चली जाएगी और ये तब तक बढ़ेगी जब तक अगेन हमारा इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता। और जब इक्विलिब्रियम लेवल आ जाएगा वहाँ से डिसाइड होगा कि इनकम कितने मल्टीपल टाइम्स जो है वो हमारी इंक्रीज़ हुई है।
सो ये था डायनेमिक कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर और इसके साथ ही मल्टीप्लायर और इसकी वर्किंग ये कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू वेरी मच।